हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए हैं सीखने और कुछ यहाँ पे नया जानने। आज मैं पहले बता रहा हूँ आपको बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री के बारे में, और ये आपको हेल्पफुल होगा 9th और 10th क्लास के लिए और प्लस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। सबसे पहले मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ। ज्योमेट्री मतलब समझ लीजिए, जियो मतलब होता है आपका अर्थ, और मेट्री मतलब होता है उसको मेजर करना। और मतलब अर्थ के अंदर जितने भी शेप्स हैं हमारे, हम उनके बारे में इसके में पढ़ते हैं। और ज्योमेट्री के जो हमारे जो टाइप्स होते हैं वो लगभग दो प्रकार के होते हैं, और जिसमें आपका पहला है प्लेन ज्योमेट्री, दूसरा सॉलिड ज्योमेट्री। और जो लोग इसके नोट्स बना रहे होंगे उन दोनों के लिए मैंने हेल्पफुल किया है इसमें। इसमें वो नोट्स मैंने इंग्लिश में भी लिखे हैं और आपको हिंदी में भी लिखे हैं, जो इंग्लिश और हिंदी स्टूडेंट्स दोनों में बेटर कॉम्बिनेशन बना रहे। और फ़ायदा इससे आपको होगा ही होगा। और रुकने के लिए आप लोग एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले प्लेन ज्योमेट्री की बात करते हैं। प्लेन ज्योमेट्री के अंदर हमारे 2D डायग्राम्स आते हैं जिनको हम प्लेन पे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारा सर्कल हो गया, और ट्रायंगल हो गया, हमारा त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया। मतलब ये वो डायग्राम्स होते हैं जो केवल 2D होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं। मतलब लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, सब इसी के अंदर चलती है हमारी लंबाई चौड़ाई वगैरह। और केवल इसमें आपका जो निकलता है एरिया निकलता है। सॉलिड ज्योमेट्री की बात करते हैं। सॉलिड ज्योमेट्री हमारी 3 डायमेंशनल होती है, मतलब इसमें 3 विमाएँ होती हैं आपकी। जैसे हमारा घन हो गया, प्रिज्म हो गया, गोला हो गया, ये सब हम इसके अंदर आते हैं। और इसमें अधिकतर जो आपका एरिया भी निकलता है प्लस आपका वॉल्यूम भी निकलता है। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं प्लेन ज्योमेट्री सॉलिड ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और सबसे पहले प्लेन प्लेन ज्योमेट्री स्टार्ट करता हूँ मैं। और प्लेन ज्योमेट्री के कुछ पहला पॉइंट जो होता है वो है आपका बिंदु। बिंदु एक नॉन डायमेंशनल आकृति है, एक शेप है जो हम सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सिर्फ शो करते हैं, इसमें ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है, और ना ही आपकी हाइट होती है। अगला पॉइंट है हमारा लाइन। लाइन के बारे में समझ लेते हैं। लाइन जो होती है हमारी दोनों साइड से एंडलेस होती है। और कहने का मतलब ये है कि ये दो बिंदुओं का सबसे न्यूनतम पाथ होगा, सबसे मिनिमम पॉइंट होगा, जिसको हम सीधा डायरेक्टली मिला देते हैं। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने घुमा फिरा के मिला दिया और उसको तो घुमा फिरा के तो कैसे मिल जाएगा, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा हूँ मैं। और जब आप दो पॉइंट्स को मिलाओगे तब आप उसे बोलेंगे कि वो एक लाइन है। और लाइन दोनों साइड से एंडलेस होती है, इसमें केवल एक ही डायमेंशन होती है जिसे आप लोग लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ बताने के लिए मीटर सेंटीमीटर का आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट होता है हमारा वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइन सेगमेंट जो है आपका लाइन का एक पार्ट है, रेखाखंड लाइन का एक पार्ट है, रेखा का एक भाग है। इसमें भी केवल एक ही डायमेंशन होती है, मतलब एक ही विमा होती है, और उसे हम लंबाई में ही लेंगे। और इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, जैसे रेखा हमारी बिल्कुल इसके अंदर दो पॉइंट थे, उसके अंदर केवल एक ही पॉइंट होगा। केवल आपका दो पॉइंट आपके एंड वाले होंगे। आगे रे की बात करता हूँ। रे में एक पॉइंट होता है जो आपका एंडिंग पॉइंट होता है, दूसरा जो पॉइंट होगा आप लोगों का वो एंडिंग होगा, और दूसरा वाला आपका एंडलेस होगा। एक्स आपका एंड पॉइंट है, वाई से आगे जाते हुए लाइन आपको दिखा देगी कि वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो आप उसे आपका रे बोलेंगे, एक साइड से एंड, एक साइड से एंडलेस। प्लेन की बात करते हैं। प्लेन जो है एक आपकी सरफेस है, जैसे एक हमारा वर्किंग एरिया हो गया। इसमें आपकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, मतलब लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, पर उसमें आपकी मोटाई नहीं होगी, मतलब थिकनेस बिल्कुल नहीं होगी। ये सिर्फ वर्किंग एरिया, जैसे हमने पॉइंट हम कॉपी में पेन पेंसिल से को पॉइंट बना लेते हैं। आगे बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स ही संग्रहिक बिंदु। इसको सीधा सीधा समझते हैं। देखो आपके बिंदु में केवल दो ही पॉइंट होते थे, ठीक है। अब लाइन में भी आपके दो ही पॉइंट होते थे, आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता था। लेकिन कोलिनियर में आपके दो से ज़्यादा पॉइंट होंगे, 10 15 16 20, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक एंडलेस लाइन है और उसके अंदर आपके बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो जब भी एक लाइन में दो से ज़्यादा पॉइंट होंगे तो वो आपकी एक कोलिनियर लाइन होगी। अब उसमें क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। आगे बात करते हैं कोप्लेन की। कोप्लेन समझ लेते हैं। कोप्लेन जैसे एक प्लेन होगा, थोड़ी देर पहले हमने प्लेन की बात की थी जिस पे आपका हमारा वर्किंग एरिया हो गया। तो एक ही प्लेन पे जब दो या दो से ज़्यादा बिंदु होंगे आपके, तब आप उसे कोप्लेन कहोगे। और ये से हमारा वर्किंग एरिया हो गया, बस एक प्लेन पे ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु, मतलब एक समतल बिंदु आप इसे बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल्स के लिए ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का समझ लेते हैं। देखिए जब भी आपकी दो लाइन, सपोज आपकी मैंने यहाँ पे माना है एफ और ई,
ठीक। और सपोज यहाँ पे वो क्या करती हैं, एक दूसरे को, तो दूसरी रेखा जो आपकी लाइन है वो एक दूसरे को कट कर देती हैं। एक पॉइंट होता है, हम उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका, या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हिंदी में हम इसे बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। कहने का मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, दो रेखाएं, ध्यान रखिए, दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, तब आप उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, और हिंदी में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका कॉन्करेंट लाइन, हिंदी में हम इसे समवर्ती रेखा बोलते हैं। देखिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्करेंट लाइन, ज़्यादा कोई बड़ा फासला नहीं है, पर फासला इतना है कि उसके अंदर सिर्फ दो लाइंस होती थी, और इसके अंदर आपकी लगभग दो से ज़्यादा लाइंस होंगी, मतलब दो या दो से दो ज़्यादा लाइंस जब आपस में एक दूसरे को काटेंगी, तब हम उसे समवर्ती रेखा, कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। और इनके बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो काटने वाला बिंदु होता है, प्रतिच्छेदन जो बिंदु होता है, वो सेम ही रहेगा, मतलब एक ही पॉइंट पे कटेंगे एक दूसरे को ये। आगे बात करते हैं इसमें समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखा में आपको थोड़ा समझने वाला पार्ट है। समांतर रेखा जो होंगी, ये कि एक तल है और उस पे ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। कहने का मतलब जैसे आपका मैं पॉइंट्स ले लूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिए बी और डी के बीच में मैंने 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मान लिया, उस तरीके से मैंने ए और सी में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मान लिया। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो दोनों सेम है, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। और मैंने कहा था लाइन जो होती है वो एंडलेस होती है, तो ये मतलब ये बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। सपोज अगर मैं बोलूँ कि ए सी के बीच 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और बी डी के बीच में आपका 4 सेंटीमीटर या 4.8 सेंटीमीटर, तो अगर मैं उसे कभी ना कभी बढ़ाता रहूँ, बढ़ाता रहूँ, बढ़ाता रहूँ, तो कभी ना कभी एक दूसरे को ये काट देंगी। तो फिर ये आपका पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी, ये कहलाएंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर देंगी कभी ना कभी किसी एक बिंदु पे। तो पैरेलल लाइन से तभी होंगी जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहे, जैसे हमारी ट्रेन की पटरियों में होता है, रेलवे लाइंस में होता है, हमेशा उनके बीच में एक डिस्टेंस बना रहता है, बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस बना रहता है। तो हम उसे बोलेंगे आपका पैरेलल लाइंस, जो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी और हमेशा बढ़ती रहेंगी, बिल्कुल एंडलेस पॉइंट्स की तरह। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है परपेंडिकुलर लाइंस, हिंदी में हम इसे बोलते हैं लंबवत रेखा। ये एक ऐसी रेखा है जो किसी दूसरी रेखा के लंबवत होगी, बिल्कुल जब वो एक दूसरे से 90 डिग्री कोण में है। कहने का मतलब ये है कि आपका जैसे दो लाइन सेगमेंट है, और मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला ए ओ, और ये ए ओ जो है इस लाइन के ऊपर ऐसा पड़ेगा, जैसे देखोगे आप स्ट्रेट एंगल है आपका, ठीक है, ऐसे डालेगी कि ये 90 का एंगल बनाता है। सपोज यहाँ से भी 90 और यहाँ से भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हम उसको लंबवत रेखा बोलेंगे। और हम बोल सकते हैं कि जो ए ओ है वो परपेंडिकुलर है आपकी दूसरी वाली लाइन के, जो भी आप उसका नामकरण करें। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है एंगल्स। एंगल को भी समझ लेते हैं। एंगल जो है आपका एक दो रेस से बना हुआ पॉइंट है। दो रेस, हमारी किरण, थोड़ी देर पहले हमने किरण की बात की थी, ठीक, किरण से बना हुआ एक पॉइंट है। कहने का मतलब यह है, किरण, मैंने आपको बात बताई थी कि इसके अंदर एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो एंडलेस होता है। आपका एक पॉइंट एंडलेस होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। तो ये एक ऐसा शेप है जिसके अंदर दो किरण होती हैं, दो रेज होती हैं, और जो दो रेज होगा उनका एक कॉमन पॉइंट होगा, मतलब जहाँ से वो दोनों स्टार्ट हो रही होंगी और उसके बाद वो दोनों बढ़ रही होंगी। जैसे ओ भी बढ़ रही है, आगे इस तरफ से देखेंगे आप, ओ ए बढ़ रही है, ओ इनका एक पॉइंट है जो कॉमन है, मतलब एक कॉमन वर्टेक्स की तरह काम करेगा ये, ठीक। और ये एक ऐसी शेप है जो दो रेस से मिलके बनती है, और उनके बीच वाले हिस्से को आप इसे एंगल कहेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका, वो है काइंड्स ऑफ एंगल, कि कोण जो है हमारे, जितने भी कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। और कोण वाला हिस्सा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। कोण एंगल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जो 9th में हमारा चैप्टर भी है उसमें लाइन एंड एंगल्स। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हमारा एक्यूट एंगल। तो जो एक्यूट एंगल समझ लीजिए कि एंगल जो होता है टोटल पूरी क्लॉक वाइज होता है, क्लॉक के हिसाब से देखोगे तो पूरा 360 डिग्रीज का होता है। तो एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो छोटा हो पर 90 डिग्री से बड़ा हो, आप उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे। न्यून कोण बोलेंगे, मतलब 0 डिग्री से बड़ा
और 90 डिग्री से छोटा, बिल्कुल भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं, 89 डिग्री, आपका 59 मिनट 59 सेकंड तक आपका वो एक्यूट एंगल रहेगा। जैसे ही आप 1 सेकंड आगे बढ़े तो 90 डिग्री बन जाएगा, और जैसे ही वो 90 डिग्री होगा तो आप उसे एक्यूट नहीं, आप उसे समकोण बोलोगे, मतलब राइट एंगल बोलोगे। मतलब राइट एंगल समझ लीजिए, राइट एंगल बिल्कुल इसके बाद वाला हिस्सा है। राइट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसे आप राइट एंगल बोलेंगे। आगे बात करते हैं इसके अंदर, राइट एंगल हो गया हमारा, एक्यूट एंगल हो गया, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। और राइट एंगल में एक और बात समझने वाली थी, राइट एंगल 90 डिग्री, अगर आप लोगों को थोड़ी देर पहले याद हो मैंने बात करी थी कि स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्रीज का। और परपेंडिकुलर लाइन की बात करी तो परपेंडिकुलर समझ लीजिए आप इसे, जैसे इस डायग्राम में देखते हैं ए ओ, सपोज आपका बी ओ जो एक लाइन है वो ए सी पे आपका परपेंडिकुलर है, तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये बिल्कुल इक्वल 90 डिग्री का ही होता है, एसी पे आपका ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बैठा है आपका बी ओ लाइन। आगे बात करते हैं ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल की। 90 डिग्री से आप जैसे क्रॉस ओवर होते हो तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, आपका अधिक कोण होता है। स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं। स्ट्रेट एंगल जैसे आप 180 डिग्री पहुंच गए, एक ऐसा एंगल जब 180 डिग्री के बराबर हो गया तब आप उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। और ऑब्ट्यूज में आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आपका एंगल ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण होता है। आगे बात करते हैं इसके अंदर, अगला टॉपिक हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो अधिकतर एग्जाम्स में भी मैक्सिमम पूछा जाता है और बच्चों को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और इस चीज़ में भूलते हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी थोड़े से बिगड़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल समझ लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल आपका 180 डिग्री से लेके टू फोर टू आपका 360 के बीच में होता है। ठीक है, मतलब 270 भी आप इसमें क्रॉस कर दोगे। ठीक है, अगर हम समझ लें इसमें इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल दो एंगल्स के अंदर वाला हिस्सा और एक्सटीरियर एंगल्स के बाहर वाला हिस्सा, तो इंटीरियर जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसका, वो आपका इंटीरियर एंगल होगा। आगे बात समझते हैं आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जब आपका पूरा का पूरा एक फुल रेवोल्यूशन कर दे, वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट एंगल बना दे, तब आप उसे बिल्कुल संपूर्ण कोण कहते हैं, तो आपका कंप्लीट एंगल होगा। आगे बात करते हैं इसमें, और कंप्लीट एंगल बात समझ लीजिए 0 डिग्री से शुरू हुआ था और बिल्कुल आपको एक फुल रेवोल्यूशन करके 360 डिग्री का पूरा फुल रेवोल्यूशन करके आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, तो आपका ये संपूर्ण कोण कहलाएगा। आगे बात समझ लेते हैं इसमें। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा आपका बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। जैसे बाइसेक्टर ऑफ एक लाइन भी होता है, लाइन रेखा, मतलब बाइसेक्टर मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाई मतलब द्वि, मतलब दो हिस्से उसके, और सेक्टर मतलब हिस्से करना। सेक्टर जैसे हमारे सेक्टर्स भी होते हैं काफ़ी काफ़ी अच्छे अच्छे शहरों में। तो बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन बोलूँगा तो मतलब एक लाइन को वो दो हिस्सों में तोड़ेगा। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बोलूँगा तो वो एक दो बराबर हिस्सों में एंगल को तोड़ेगा। जैसे सपोज इस डायग्राम मैंने 60 डिग्री लिया है, तो वो एक ऐसी लाइन डालूँ, मैंने सपोज मैंने ए ओ यहाँ पे लाइन डाली, तो वो उसको दो हिस्सों बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। जैसे 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, दो बराबर हिस्सों में उसने उसको कट आउट कर दिया। तो जैसे अब कोई सा भी एंगल हो सकता है आपका 50 हो, तो वो 25 में कट कर देगा। मतलब दो बराबर हिस्सों में कट कर देगा। 40 हो 20 में, 60 30 90 45 डिपेंड करता है आपका कौन सा एंगल है, उसका नाम एंगल बाइसेक्टर है, तो वो उसको दो हिस्से में बांट देगा। आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। देखो अगर सपोज मैं दो एंगल्स ले लूँ आपके, ठीक है, जिनका दोनों का सम मिला के 90 डिग्री हो जाए, तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलोगे, मतलब पूरक कोण को बोलोगे। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स में बच्चे बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो संपूरक कोण उसे कहेंगे जब दो एंगल्स का सम मिला के 180 होगा, और पूरक उसे कहेंगे जब दोनों एंगल्स का सम मिला के 90 डिग्री होगा। सपोज आपका 45 हो गया, 66 आपका 24 हो गया, 65 25 हो गया, ये क्या है आपका सब, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों मिला के आपका पूरा कोण। सप्लीमेंट्री में आपका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को समझ लीजिए आप, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जब सम बन जाए, मतलब एंगल वन एंगल टू में मान लो, सपोज यहाँ पे इस डायग्राम मैंने एंगल वन जो है 140 डिग्री माना है, एंगल टू 40 डिग्री माना है, दोनों का मिला के सम 180 आ गया, तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट एंगल बन गया हमारा। तो आप उसे क्या बोलेंगे कि ये एक आपका दोनों मिला के सप्लीमेंट्री एंगल है। और
इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनते हैं, इसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं। 9th क्लास में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, 10th क्लास के फिर उसके बेस से आगे क्वेश्चन बनेंगे, और कम्पिटिटिव में भी इसके अच्छे एग्जाम्स बनते हैं। और हम इसके बारे में बिल्कुल आगे स्टडीज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।